क्या आप जानते हैं कि आपके सबसे करीब रहने वाला इंसान एक रक्षक भी हो सकता है और एक खूंखार भक्षक भी। तो आज हम बात करेंगे एक कन्नड़ा वेब सीरीज राक्षसा की। ये कहानी ऐसे गांव की है जहां लोग अचानक गायब होने लगते हैं और नदी किनारे सिर्फ उनके शरीर के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। पुलिस परेशान है कि यह किसी आदमखोर मगरमच्छ का काम है या गाँव के बीच ही कोई ऐसा शैतान छिपा है जिसकी कुल्हाड़ी से कोई बच नहीं पा रहा। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की यह कहानी सस्पेंस और डर से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत में एक पुलिस कांस्टेबल रात को पूल के पास फोन पर बात करने के लिए रुकता है। तभी उसे नदी के किनारे कुछ आहट सुनाई देती है और जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा मगरमच्छ दिखाई देता है। वो बुरी तरह डर कर वहां से भागता है क्योंकि पिछले कई दिनों से उस नदी के किनारे से लोग गायब हो रहे थे और सबको यही लगता है कि ये मगरमच्छ ही लोगों को खा रहा है। अगले दिन इंस्पेक्टर रविंद्र किसी और केस के लिए बाहर जाते हैं और सारा काम एसआई हनुमप्पा को सौंप देते हैं। तभी एएसआई इल्लप्पा बताता है कि दूसरे गांव की पुलिस ने कुछ तस्वीरें भेजी है जहां नदी किनारे फिर से शरीर के पार्ट्स मिले हैं। ये महीना का तीसरा केस था लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि यह मर्डर है या मगरमच्छ का हमला। स्टेशन में बीरा नाम का एक आदमी छोटे मोटे काम करता है और पुलिस वाले हर काम के लिए उसे ही बुलाते हैं। पास में ही एलम्मा देवी का मंदिर है जहाँ पुलिस वाले अक्सर जाकर प्रार्थना करते हैं। इसी बीच शिवा नाम का एक लड़का अपने भाई सिद्धप्पा के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आता है। उसका परिवार काफी इज्जतदार था लेकिन सिद्धप्पा रेत के अवैध कारोबार में शामिल था, इसीलिए वो एफआईआर कराने से थोड़ा डर रहा था। हनुमप्पा उसे समझाता है कि बिना एफआईआर के कोई कुछ कर नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद एक पिता अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत लेकर आता है। जब हनुमप्पा जांच करता है तो पता चलता है कि उस लड़की की शादी तय हो गई थी लेकिन वो और पढ़ना चाहती थी, इसीलिए वो छिपकर अपनी टीचर के घर चली गई थी। हनुमप्पा उस लड़की को ढूंढकर सही सलामत घर पहुंचा देता है। वहां उसके टीचर से पता चला कि जिस तरह पुलिस ने इस लड़की को इतनी मेहनत से ढूंढा वैसे ही उसके पति को भी ढूंढा होता तो शायद वो उसे मिल जाते हैं। तभी हनुमप्पा की नजर वहां लगी एक तस्वीर पर पड़ती है क्योंकि कुछ समय पहले टीचर के पति के गायब होने की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। उस टीचर के पति का नाम पासू था। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उनके फोन की आखिरी लोकेशन भी उस नदी के पास मिली, इसलिए पुलिस को यही लगा कि उन्हें भी मगरमच्छ ने मार डाला होगा। हनुमप्पा ने टीचर को भरोसा दिया कि अगर कोई भी नई जानकारी मिलेगी तो वो उन्हें जरूर बताएंगे। इसके बाद हनुमप्पा अपने घर आते हैं। उसकी पत्नी का नाम ज्योति है और वो प्रेग्नेंट है। उन दोनों ने लव मैरिज किया था, इसलिए दोनों के घर वाले उनसे बात नहीं करते। ज्योति इस बात से थोड़ी उदास है और नाराज है कि हनुमप्पा ड्यूटी के चक्कर में उसे अकेला छोड़ देता है और उसका ख्याल नहीं रख पाता। तभी स्टेशन से कॉल आता है कि डीएसपी आए हैं तो हनुमप्पा को वापस जाना पड़ता है। डीएसपी असल में अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए थे। उसी वक्त खबर मिलती है कि नदी किनारे एक और लाश मिली है। हनुमप्पा और बाकी पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंचते हैं। वो लाश काफी पुरानी और सड़ी हुई थी। डीएसपी इस केस की जिम्मेदारी हनुमप्पा को सौंप देते हैं और बोलते हैं कि जब तक फॉरेंसिक टीम ना आए लाश के पास किसी को मत आने देना। हनुमप्पा एक कांस्टेबल को लाश की रखवाली के लिए तैनात करता है। तभी दूर से एक औरत चिल्लाती है कि मगरमच्छ वहां आ गया है। ये सुनकर वहां मौजूद भीड़ और रखवाली कर रहा कांस्टेबल भी उस तरफ भागते हैं। जब हनुमप्पा वापस लौटकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। लाश का सिर गायब है। थोड़ी देर पहले लाश का सिर वहीं था लेकिन सबका ध्यान भटकते ही कोई सिर काट कर ले गया। पुलिस वाले बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि अगर डीएसपी को पता चला कि लाश का सिर चोरी हो गया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हनुमप्पा भी इसी टेंशन में था कि तभी पड़ोसी का फोन आता है। उसकी पत्नी ज्योति बेहोश होकर गिर गई है। वो घबराकर हॉस्पिटल पहुंचता है। ज्योति के 9 महीने पूरे होने वाले थे और उसकी कोई रस्म भी नहीं हुई थी, इसीलिए हनुमप्पा हॉस्पिटल में ही छोटी सी रस्म पूरी करता है। उधर पुलिस ने ये बात मीडिया से छिपा कर रखी थी कि लाश का सिर गायब हो गया है। अगले दिन सुबह नर्स हनुमप्पा को बताती है कि ज्योति का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा उल्टा है और गले में नाल फंसी हुई है। इंश्योरेंस में सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा मिलता है, इसीलिए ऑपरेशन के लिए अलग से पैसों की जरूरत थी। हनुमप्पा अपने साथी इलप्पा को एटीएम से सारे पैसे निकाल कर लाने को बोलता है। तभी डीएसपी का फोन आता है। उन्हें पता चल गया था कि लाश का सिर गायब है। हनुमप्पा को बहुत डांट पड़ती है। इंस्पेक्टर कहता है कि इस बात को दबाने के लिए फॉरेंसिक टीम और दूसरों को पैसे देकर मुंह बंद करना होगा वरना मीडिया में खबर फैल जाएगी। वो हनुमप्पा को अपने सारे पैसे लेकर तुरंत आने को बोलता है। इसी बीच ज्योति के घर वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो पैसे भरने को बोलते हैं लेकिन हनुमप्पा मना कर देता है कि वो खुद इंतजाम कर लेगा। पर तभी इंस्पेक्टर का दबाव बढ़ जाता है और हनुमप्पा को मजबूरी में वो पैसे इंस्पेक्टर को देना पड़ता है। वो ज्योति के घर वालों से बोलता है कि अब आप ही पैसे भर दीजिए। ज्योति को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और हनुमप्पा पैसे लेकर इंस्पेक्टर के पास निकल जाता है। वो पैसे फॉरेंसिक टीम को दिए जाते हैं ताकि केस फिलहाल दबा रहे। वापस आते समय हनुमप्पा
हनुमप्पा को पूल के पास वही टीचर मिलती है। वो अपने पति पासु को याद कर रही थी और बताती है कि उनके पति यहाँ अक्सर आकर लोगों की मदद करते थे। वो अपने पति की एक फोटो हनुमप्पा को देती है और बोलती है कुछ पता चले तो जरूर बताना। तभी हॉस्पिटल से फोन आता है कि डिलीवरी हो गई है। हनुमप्पा खुशी खुशी भागकर वहां पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही ज्योति के माता पिता उसे और बच्चे को देख चुके थे। वो ज्योति को ताना मारते हैं कि डिलीवरी के वक्त भी तेरा पति तेरे साथ नहीं था, तूने ऐसे इंसान से भागकर शादी क्यों की। वो उसे बहुत सुनाकर वहां से चले जाते हैं। डिलीवरी के बाद हनुमप्पा ने बच्चे को पहली बार गोद में नहीं लिया था, जिसकी वजह से ज्योति उससे काफी नाराज थी। हनुमप्पा ने उससे माफी मांगी और समझाया कि काम के बोझ के वजह से वो समय पर पहुंच नहीं पाया। उसने ये भी कहा कि उसके माता पिता जो कहते हैं वो उन बातों पर ध्यान न दे। रात के समय हनुमप्पा इल्लप्पा और विरूपक्षी के साथ लैब से मिली कुछ चीजों की जांच कर रहे थे। उन्हें लाश वाली जगह से एक छोटा औजार मिला था। तभी वहां से गुजर रहे बीरा ने बताया कि ऐसे औजार का इस्तेमाल फूलदान या मिट्टी के गमले बनाने वाले करते हैं। इल्लप्पा को याद आया कि मंदिर के उत्सव में गमले बेचने के लिए कुछ लोग आए थे और उन्होंने परमिशन के लिए स्टेशन में अर्जी दी थी। शक होने पर वो मंदिर के पास कुमार नाम के एक गमले बेचने वाले के पास पहुंचते हैं। कुमार पुलिस को देखते ही डर गया और भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया। उसी समय मंदिर के कुछ लोग पूजा करने के लिए नदी में उतरे थे। अचानक वहां मगरमच्छ आया और एक आदमी के पैर से टकरा कर निकल गया। वो आदमी डर गया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे एक कटा हुआ इंसानी हाथ मिला। उस हाथ पर मगरमच्छ के दांतों के निशान थे। जांच में पता चला कि हाथ में पहनी अंगूठी सिद्धप्पा की है, जिसका भाई शुरुआत में रिपोर्ट लिखाने आया था। सबको लगा कि सिद्धप्पा को मगरमच्छ ने मार डाला है, लेकिन हनुमप्पा को शक था कि ये खून है, मतलब मर्डर है। सिद्धप्पा का अपने चाचा के साथ जमीन का विवाद था और उसके चाचा ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। डीएसपी चाहते थे केस को मगरमच्छ का हमला बताकर जल्दी से बंद कर दिया जाए, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब बदल दिया। डॉक्टर ने बताया कि हाथ पर मगरमच्छ के निशान तो हैं, लेकिन हाथ को किसी बहुत ही धारदार हथियार से, जैसे कि कुल्हाड़ी से काटा गया है। मतलब पहले उसे मारा गया और फिर उसके टुकड़े नदी में फेंके गए, जिसे बाद में मगरमच्छ ने खाया। पुलिस ने कुमार को पकड़कर बहुत मारा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। फिर उन्होंने सिद्धप्पा के चाचा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, जिससे पता चला कि वो एक लकड़हारे के लगातार संपर्क में था। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस स्टेशन में दूसरे थाने का एक पुलिस वाला आता है। दूसरे थाने से एक पुलिस वाला हनुमप्पा के पास आता है। वो बताता है कि उनके इलाके में फकीरप्पा नाम के एक आदमी गायब हैं। वो कहता है जो लाश नदी किनारे मिली थी, अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए तो वो उसे अपने मिसिंग केस से मिलाकर देख सकते हैं। लेकिन हनुमप्पा और उसके साथी जानते थे कि लाश का सिर गायब है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार नहीं थी। वो ये बात बाहर वाले पुलिस को नहीं बता सकते थे, इसलिए वो उसे जाने को बोलते हैं, ये कहकर कि रिपोर्ट आते ही भेज देंगे। इधर सिद्धप्पा के चाचा ने डर के मारे पुलिस के सामने झूठ बोला कि उन्होंने ही लकड़हारे की मदद से अपने भतीजे को मारा है। हनुमप्पा को शक हुआ और जब उसने सख्ती से पूछा तो चाचा ने बताया कि पुलिस वाले विरूपक्षा और वहां काम करने वाले बीरा ने उससे कहा था कि अगर वो जुर्म कबूल कर लेगा तो पुलिस उसे और नहीं पीटेगी। ये सुनकर हनुमप्पा गुस्सा हो गया और उसने बीरा को स्टेशन से निकाल दिया और कहा कि अब उसे चाय लाने की जरूरत नहीं है। जांच में ये भी पता चला कि जिस रात सिद्धप्पा गायब हुआ था उसके चाचा घर पर ही थे, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। उसी रात बीरा का फोन हनुमप्पा के पास आता है। वो बताता है कि नदी के पास कुछ लोग गाड़ी की नंबर प्लेट बदलकर रेत की चोरी कर रहे हैं। हनुमप्पा वहां पहुंचकर माफिया को पकड़ लेता है और मदद के लिए बीरा का शुक्रिया अदा करता है। वो बीरा से माफी मांगता है और फिर उसे स्टेशन पर काम पर आने को बोलता है। वहां हनुमप्पा की मुलाकात बीरा की बेटी से होती है, जिसका नाम भी ज्योति था, वही नाम जो हनुमप्पा की पत्नी का है। बीरा कहता है कि घर में सिर्फ वो और उसकी बेटी ही रहती है, इसलिए वो जहाँ भी जाता है अपनी बेटी को साथ रखता है। इसके बाद इल्लप्पा मरे हुए सिद्धप्पा की फोन कॉल हिस्ट्री निकालता है और पता चलता है कि सिद्धप्पा के फोन से आखिरी कॉल किसी चरवाहे को की गई थी। जब पुलिस ने उस चरवाहे को पकड़ा पूछा तो उसने बताया कि उसके एक दोस्त ने उस नंबर से कॉल किया था। पुलिस जब उस दोस्त को ढूंढते हुए पहुंचती है तो देखा कि वो बीरा के घर पर लकड़ियां काट रहा था। पुलिस ने पूछा कि उसके पास सिद्धप्पा का फोन कैसे आया। उसने हैरान होकर कहा कि उसके पास किसी सिद्धप्पा का फोन नहीं है, उसने तो वो कॉल बीरा के फोन से की थी। ये सुनते ही पुलिस वाले के होश उड़ गए और उन्हें अब बीरा पर गहरा शक होने लगा। पुलिस वाले बीरा से कहते हैं कि अपना फोन लेकर आओ। बीरा कहने लगा कि उसके पास कोई फोन नहीं है। जब पुलिस वाले उसे पूछताछ कर रहे थे तब हनुमप्पा उसकी बेटी से बात कर रहा था। वहाँ हनुमप्पा ने एक फोटो देखी जिसमें वही टीचर वाले सर पासु की फोटो थी जिनके गायब होने की शिकायत मिली थी। हनुमप्पा ने पूछा क्या ये सर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं? लड़की ने बताया हाँ, इन्होंने मुझे पढ़ाया है और एक बार जब मुझे सांप ने काटा था तो इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। जैसे ही ये
ये लड़की ये बता रही थी, बीरा तुरंत आया और उसने अपनी बेटी को डांट कर स्कूल भेज दिया। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने घर की तलाशी ली तो उन्हें सिद्धप्पा का फोन मिल गया। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि सिद्धप्पा को बीरा ने ही मारा है। जब सख्ती से पूछा गया तो बीरा ने कहानी सुनाई कि उसने ये फोन एक शराब की दुकान से चोरी किया है। उसने कहा कि मेरी बेटी बहुत दिनों से फोन मांग रही थी और मेरी छोटी सी नौकरी में मैं उसे फोन नहीं दिला पा रहा था, इसीलिए नशे में धुत एक आदमी का फोन मैंने चुरा लिया। पुलिस उसे उस बार में ले गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई, लेकिन बीरा ने किसी को नहीं पहचाना। पुलिस ने रेत माफिया वालों से भी पूछताछ की क्योंकि सिद्धप्पा का उनके साथ विवाद हो सकता था, लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने बीरा के बारे में और गहराई से पता लगाया। जांच में पता चला कि बीरा एक सोनार के दुकान पर सोना बेचने गया था। जब पुलिस ने सोनार से पूछताछ की तो पता चला कि बीरा ने वहां काफी सोना बेचा था, जिसमें सिद्धप्पा के सोने की चैन भी शामिल थी। अब ये साफ हो गया था कि बीरा झूठ बोल रहा है। पुलिस ने जब बीरा को फिर से पकड़ा और उसे बहुत पीटा, तब जाकर उसने असली सच बताना शुरू किया। बीरा ने बताया कि सिद्धप्पा उसका अच्छा दोस्त था। एक दिन वो सिद्धप्पा को अपने घर ले गया। वहां सिद्धप्पा की नीयत बीरा की पत्नी को देखकर खराब हो गई। पानी देते वक्त सिद्धप्पा ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा था। थोड़ी देर बाद बीरा की पत्नी ने उसे दूध लाने के लिए बाजार भेज दिया और सिद्धप्पा घर पर अकेला रह गया। जब बीरा दूध लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और सिद्धप्पा आपत्तिजनक हालत में थे। बीरा ये देखकर रोने लगा। तब सिद्धप्पा ने उसे कुछ पैसे दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ये बात बाहर मत बताना, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। बीरा उस वक्त चुप रहा। बाद में जब वो दोनों फिर से शराब पी रहे थे, तब नशे में सिद्धप्पा ने बीरा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, उसे तुम्हारे जैसा नहीं बल्कि मेरे जैसा पति मिलना चाहिए था, मैं उसे बहुत सुख देता। अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनकर बीरा को काफी गुस्सा आया और उसने सिद्धप्पा को वहीं मार डाला। खून करने के बाद बीरा को पछतावा हुआ। उसने सिद्धप्पा का फोन अपने पास रख लिया और लाश को टुकड़ों में काट कर नदी में फेंक दिया। उसने सिद्धप्पा की सोने की चेन भी निकाल ली थी जिसे वो बेचने गया था। पुलिस ने जब गहराई से जांच की और बीरा के फोन कॉल चेक किए तो एक बड़ा सच सामने आया। बीरा अपनी पत्नी का इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल करता था। वो रईस लोगों से दोस्ती करता और उन्हें अपने घर बुलाता। उसकी पत्नी मेहमानों को पानी देते वक्त जानबूझकर उनका हाथ छूती थी। फिर प्लान के मुताबिक बीरा दूध लेने बाहर जाता था और वापस आकर अपनी पत्नी को मेहमान के साथ पकड़ लेता था। इसके बाद वो रोने का नाटक करता और बदनामी का डर दिखाकर उन लोगों से मोटी रकम वसूलता था। सिद्धप्पा के साथ भी उसने यही किया था, लेकिन सिद्धप्पा के कमेंट के वजह से बात खून तक पहुंच गई। हनुमप्पा को समझ आ गया कि बीरा जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। कुछ देर बाद जब पुलिस ने देखा तो बीरा कमरे में नहीं था। सब डर गए कि वो भाग गया, लेकिन वो स्टेशन के पीछे खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे भागने का कोई डर नहीं था, वो तो पुलिस की मदद कर रहा था। इंस्पेक्टर ने हनुमप्पा से कहा कि बीरा ने मर्डर और धोखेबाजी की बात मान ली है, अब केस बंद करके उसे कोर्ट में पेश करो। लेकिन हनुमप्पा के मन में अभी भी एक शक था कि क्या बीरा ने सिर्फ एक ही कत्ल किया है या वो और भी कई राज छुपा रहा है। हनुमप्पा को लगा कि अगर बीरा से सच उगलवाना है तो उसका भरोसा जीतना पड़ेगा। उसने बीरा से कहा कि वो पास के दुकान से जाकर एक चाय ले आए। ये सुनकर बाकी पुलिस वाले डर गए कि वो भाग जाएगा, लेकिन बीरा चाय लेकर वापस आ गया। बीरा से मिलने उसकी बेटी ज्योति और एक औरत कल्याणी आती है। बीरा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। हनुमप्पा ने उसे समझाया, देखो मैं कल FIR लिखूंगा, अगर तुमने कोई और जुर्म किया है तो अभी बता दो, अगर बाद में पता चला तो अलग केस बनेगा और सजा बढ़ जाएगी, अभी बताओगे तो सजा कम हो सकती है और तुम अपनी बेटी से जल्दी मिल पाओगे। हनुमप्पा ने उसे सोचने के लिए पूरी रात का समय दिया। रात को बीरा ने हनुमप्पा को बुलाकर कहा कि उसने सिद्धप्पा के अलावा एक और खून किया है। उसने बताया कि एक बार काम के दौरान उसने देखा कि एक पति अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस औरत को बचाने के लिए उसने उस आदमी को मार डाला और वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही कल्याणी थी। बीरा ने बताया कि उसने उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारा था। अगले दिन हनुमप्पा उस जगह की जांच करने गया और वापस आकर FIR लिखने लगा। तभी बीरा ने उसे बुलाया और कहा, 2 नहीं मैंने 3 कत्ल किए हैं, 3 लिखो। हनुमप्पा हैरान रह गया। वो फिर से लिखने बैठा तो बीरा ने फिर बुलाया और कहा, नहीं 4 किए हैं। अब ऐसे ही चलता रहता है। हनुमप्पा जितनी बार FIR लिखने बैठता है बीरा उसे बुलाकर नंबर बढ़ा देता है, 5, 6 या फिर 7। हनुमप्पा बुरी तरह डर गया था। उसे लगा कि ये आदमी तो बहुत बड़ा साइको है। जब बीरा ने उसे 8वीं बार बुलाया तो हनुमप्पा की हिम्मत जवाब दे गई। उसने दूसरे पुलिस वालों से कहा, अगर अंदर मुझे कुछ हो जाए तो दरवाजा तोड़कर आ जाना और उसे गोली मार देना। वो बंदूकें तैयार रखवा कर बीरा के पास गया। तब बीरा ने शांत होकर कहा कि उसने कुल 8 कत्ल किए हैं। बीरा एक एक करके उन सभी 8 लोगों के नाम बताता है जिन्हें उसने मारा था। नाम सुनकर हनुमप्पा सन्न रह गया, क्योंकि ये वही लोग थे जो पिछले कुछ समय से गांव से गायब हुए थे। हैरानी की बात ये थी कि जब ये लोग गायब हुए थे तब पुलिस ने उनके पोस्टर चिपकाने का काम भी बीरा को ही दिया था। उसने उन सबको मारकर
उनके पोस्टर खुद चिपकाए थे। बीरा ने जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत था नहीं। हनुमप्पा ने एक चाल चली। उसने बीरा को यकीन दिलाया कि पुलिस उस पर पूरा भरोसा करती है। जब पुलिस वाले मंदिर गए तो उन्होंने हमेशा की तरह मंदिर का प्रसाद बीरा के हाथ से सबके घर भिजवाया। हनुमप्पा छिपकर उसका पीछा कर रहा था। बीरा जब प्रसाद लेकर हनुमप्पा के घर पहुंचा तो घर बाहर से बंद था। हनुमप्पा दूर से ये सब देख रहा था। जब उसे फॉरेंसिक टीम का फोन आया, रिपोर्ट में उसे पता चला कि जिस लाश का सिर गायब था उसे भी कुल्हाड़ी से काटा गया था। हनुमप्पा को पूरा यकीन हो गया कि ये काम भी बीरा का ही है। अचानक हनुमप्पा ने देखा कि बीरा उसके घर के पास से गायब है। वो घबरा कर घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी ज्योति और बच्चा वहां नहीं है। दरअसल हनुमप्पा के काम में बिजी रहने और घर ना आने की वजह से ज्योति नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। हनुमप्पा पागल सा होकर स्टेशन पहुंचता है और बीरा का गला पकड़कर पूछता है, बता उस आखिरी लाश का सिर कहाँ है। लेकिन बीरा पलट गया और बोला कि उस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाकी खून मैंने किए हैं, लेकिन वो मैंने नहीं किया। हनुमप्पा को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उस लाश पर भी कुल्हाड़ी के ही निशान थे। बीरा ने कहा कि हर कत्ल के पीछे एक वजह होती है। ये मत देखो कि किसने किया, ये देखो कि क्यों किया। तभी बड़े ऑफिसर वहां पहुंच गए और हनुमप्पा को लापरवाही के लिए डांटने लगे। उन्होंने कहा कि अपराधी से ऐसे प्यार से बात नहीं की जाती और उन्होंने बीरा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मार पड़ते ही बीरा चिल्लाने लगा, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तो बस स्टेशन पर काम करता था और मुझे उन गायब लोगों के नाम याद थे, इसलिए मैंने डर के मारे नाम ले लिए। ये पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने हनुमप्पा को समझाया कि बीरा एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। वो मार खाने से नहीं टूटेगा, उसे केवल विश्वास में लेकर ही सच उगलवाया जा सकता है। बड़े ऑफिसर्स के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने हनुमप्पा से कहा कि वो अपने तरीके से ही जांच जारी रखे। हनुमप्पा केस के बारे में सोचते हुए एक पहाड़ी पर खड़ा था जहां कल्याणी और बीरा की बेटी छोटी मोटी दुकान चलाती थी। वहां कुछ बच्चों ने प्लास्टिक के सांप से बीरा की बेटी को डरा दिया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गई थी। कल्याणी ने बताया कि बचपन में इसे एक बार सांप ने काट लिया था, तब स्कूल के एक सर ने इसकी जान बचाई थी। तब से ये सांप से बहुत डरती है। हनुमप्पा को तुरंत वो गायब हुए टीचर पासू की याद आई। उसने अपने पर्स से टीचर की फोटो निकालकर लड़की को दिखाई। लड़की ने पहचान लिया कि इसी सर ने उसकी जान बचाई थी। हनुमप्पा वापस स्टेशन गया। वो जानता था कि मारपीट से बीरा सच नहीं बोलेगा। उसने बीरा को उसके कपड़े दिए, उसे बाहर ले गया और अच्छा खाना खिलाया। हनुमप्पा ने कहा कि कल तुम्हें कोर्ट में पेश करना है, जो सच है वही बोलना। क्या तुम जाने से पहले अपनी बेटी से मिलना चाहोगे? बीरा खुश हो गया। हनुमप्पा ने उसकी बेटी के लिए बिरयानी भी खरीदी। घर वापस आते समय बीरा के हाथ में एक बोरी थी। उसने कहा कि ये उसकी बेटी ने प्यार से दिया है और इसे बाद में खोलने को कहा है, लेकिन असल में उस बोरी में बीरा की वही खूनी कुल्हाड़ी थी। वो किसी बड़े खतरे की तैयारी में था। हनुमप्पा उसे नदी किनारे ले गया ताकि बातों बातों में और सच उगलवा सके। हनुमप्पा ने पूछा, तुमने ये खून करना क्यों शुरू किया और फिर क्यों रुक गए? बीरा ने असली राज खोला। मैं और मेरी पत्नी मिलकर अमीर लोगों को फंसाकर पैसे लूटते थे, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी उन्हीं में से एक आदमी के साथ भाग गई। उसके बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। जब मैंने बड़े लोगों से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मदद मांगी तो किसी ने भी 1 रुपया नहीं दिया। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उन्हें लालच दिया कि नदी किनारे खजाना छिपा है। जब वो वहां पूजा करने बैठते तो मैं पीछे से कुल्हाड़ी से उन्हें मार देता और उनके गहने लूट लेता। फिर लाश के टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला देता ताकि कोई सबूत ना बचे। ये सुनकर हनुमप्पा के मन में डर बैठ गया। वो उस वक्त एक कातिल के साथ अकेला खड़ा था। नदी किनारे बीरा ने मौका पाकर हनुमप्पा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हनुमप्पा ने उसे रोक लिया। खुद को बचाने के लिए बीरा नदी में कूद कर भाग निकला। जब हनुमप्पा स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर और डीएसपी उस पर बहुत गुस्सा हुए कि उसने एक खूनी को हाथ से जाने दिया। हनुमप्पा जानता था कि बीरा अपनी बेटी के बिना कहीं नहीं जाएगा। वो कल्याणी के घर पहुंचा और बीरा के आने से पहले ही उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। जब बीरा वहां पहुंचा तो हनुमप्पा ने उसे धमकी दी, अगर तुमने उस कटी हुई लाश का सच नहीं बताया तो तुम अपनी बेटी का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। मैं ये केस बना दूंगा कि तुम्हारी बेटी को भी मगरमच्छ खा गया। बीरा ये सुनकर टूट गया और उसने एक और चौंकाने वाला राज बताया। उसने कहा कि जिस औरत को वो अपनी पत्नी बताता था वो असल में उसके छोटे भाई की पत्नी थी। भाई की मौत के बाद उसने उसे सहारा दिया, लेकिन बाद में वो किसी और के साथ भाग गई। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसीलिए अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए उसने ये मर्डर्स किए और लोगों को लूटा। लेकिन हनुमप्पा ने उसके कान में कुछ ऐसा कहा कि बीरा कांप उठा। असल में हनुमप्पा ने उसे उस कटी हुई लाश के बारे में बताया जिसे बीरा ने जमीन में गाड़ा था। कहानी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बीरा ने एक लाश को पूरा दफन किया था, लेकिन स्टेशन में पुलिस वालों की बात सुनकर उसे पता चला कि अगर लाश का कोई हिस्सा गायब है तो केस उलझ जाता है। इसीलिए वो रात को उस पुरानी लाश का सिर काटने पहुंचा। वही वो रात थी जब सीरीज की शुरुआत में कांस्टेबल ने पुल के पास आहट सुनी थी। उस वक्त
वक्त बीरा कुल्हाड़ी से लाश का सिर अलग कर रहा था। कांस्टेबल को पास आता देख वो सिर लेकर भाग गया और बाकी लाश पर मिट्टी डाल दी। उस रात कांस्टेबल मगरमच्छ को देखकर डर कर भाग गया, लेकिन अगली सुबह जब पुलिस को वो लाश मिली तो बीरा को उसे वहां से हटाने का मौका नहीं मिला। भीड़ जमा होने पर बीरा ने चालाकी की। उसने कल्याणी से दूर से चिल्लाने को कहा कि मगरमच्छ आ गया। जब सबका ध्यान भटका तो बीरा ने लाश का वो सिर वहां से गायब कर दिया जिसे उसने रात को काटकर अलग किया था। पुलिस को वहां से जो छोटा सा औजार मिला था उसके बारे में बीरा ने जानबूझकर गमले बनाने वाले कुमार का नाम लिया ताकि पुलिस का शक उस पर चला जाए। उसने पुलिस का भरोसा जीतने के लिए रेत माफिया को भी पकड़वाया। उसे लगा कि पुलिस कभी सिद्धप्पा का फोन नहीं ढूंढ पाएगी और बिना सबूत के वो कभी नहीं फंसेगा, लेकिन बीरा एक ऐसी गलती कर बैठा जिसका उसे बहुत अफसोस था। एक बार जब वो किसी का कत्ल करके लाश के टुकड़े कर रहा था तो किसी ने उसे देख लिया। बीरा ने पकड़े जाने का डर से उस आदमी को भी मार डाला, लेकिन जब उसने लाश का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी पासू सर थे जिन्होंने बीरा की बेटी को सांप के काटने पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाई थी। बीरा को इतना पछतावा हुआ कि उसने उसकी लाश को मगरमच्छ को खिलाने के बजाय नदी किनारे दफन कर दिया। बाद में जब उसने पुलिस स्टेशन में सुना कि पूरी लाश मिलने पर पुलिस केस सुलझ सकती है तो वो डर गया। वो रात को उसी लाश का सिर काट कर ठिकाने लगाने पहुंचा। तभी कांस्टेबल वहां आ गया। हनुमप्पा को शक तब हुआ जब उसकी बेटी उस सर का जिक्र कर रही थी और बीरा ने घबरा कर उसे चुप करा दिया। हनुमप्पा ने बीरा को पकड़ने के लिए एक झूठ बोला। उसने बीरा के कान में कहा, पासू सर की पत्नी ने लाश पहचान ली है। तुमने उस इंसान को मार दिया जिसने तुम्हारी बेटी को जिंदगी दी थी। अगर तुम अपनी बेटी का भला चाहते हो तो अपना जुर्म कबूल कर लो। ये सुनकर बीरा पूरी तरह टूट गया। अपनी बेटी के रक्षक को मारने के पाप बोध में उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने बीरा को जेल भेज दिया और हनुमप्पा ने बीरा की अनाथ बेटी को सहारा दिया और अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ज्योति भी वापस आ गई और सब फिर से साथ रहने लगे। और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।